हरिहर। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियान्विताय। गुरुवर्य पंडित गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमने कल अनुजीवी गुणों में से हम ज्ञान को चेतना में दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, फिर ज्ञान में हम मति ज्ञान को देख रहे हैं। तो मति ज्ञान किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से भेद है, ये हम जान रहे हैं। तो मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो भी ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान को एक अपेक्षा से व्यवहार चलाने के लिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है, पर यथार्थ पारमार्थिक दृष्टया अगर देखा जाए तो मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको सहायता की जरूरत होती है, इंद्रिय और मन का उसको अवलंबन लेना पड़ता है। उसके हमने एक विवक्षा से चार भेद देखे थे, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क और अनुमान। तो ये चार, स्मृति माने हम जो मेमोरी रिकॉल करते हैं वो, प्रत्यपि ज्ञान माने जोड़ ज्ञान, तर्क जो है जो हम जहां धुआं होता है, सॉरी जहां धुआं अग्नि होती है वहां धुआं होता है, ये तर्क से हम लगाते हैं। और फिर जब धुआं धुआं दिखता है तो हम अनुमान से पता कर लेते हैं कि वहां पे अग्नि मौजूद है, इसीलिए वहां पे धुआं आया है। तो ये तर्क और अनुमान। मति ज्ञान के अन्य प्रकार से भेद हमने जो प्रोसेस देखी थी वो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा थी। अवग्रह किसे कहते हैं? जो नॉर्मल कुछ है का ज्ञान कराता है, सामान्य बताता है। सामान्य प्रतिभा स्वरूप जब दर्शन हो गया तो अवांतर सत्ता हो गई, माने सामान्य में सबका है पना आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उस स्पेसिफिक पदार्थ में है पना जो है, कुछ है का सिर्फ जो ज्ञान होता है वो अवग्रह है। उसके बाद वो जो कुछ है तो क्या है इसकी जो इच्छा होती है वो ईहा होती है। फिर हमने जो उसके बाद में प्रोसेस की ज्ञान की विशेष जाना तो वो अवाय हुआ, जिसमें निर्णय हुआ कि वो एक्चुअली पदार्थ क्या है। निर्णयात्मक पदार्थ जो हम कहते हैं वो अवाय हो गया। और जब हम उस पदार्थ को अपने मेमोरी में फिक्स कर देते हैं, माने उसके ज्ञान को, पदार्थों को तो नहीं कर सकते लेकिन जो ज्ञान है वो हमारे मेमोरी में जो फिक्स हो जाता है, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, हर बार अलग दिखा तो हमें बताना नहीं पड़ता ये क्या है करके, हम वो मेमोरी से रिकॉल करके उसको जान जाते हैं, झट से जान जाते हैं। वो क्या है? धारणा से निकाल देते हैं हम। हाँ, कालांतर में उसमें संशय भी नहीं रहता है और विस्मरण भी नहीं होता है, वो है वो धारणा है। फिर आज हम पढ़ने वाले हैं मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के कितने भेद होते हैं। तो ये मति ज्ञान जिनको जानता है, जो विषयभूत पदार्थ है जिसके बारे में मति ज्ञान जानता है, वो दो प्रकार का है, एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। व्यक्त पदार्थ किसे कहते हैं और अव्यक्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो व्यक्त पदार्थ माने देखो, मैंने कुछ भी जाना, तो हमने पिछली बार जैसे चक्षु और अचक्षु में लगाया था वैसे ही यहाँ पे भी लगाना है कि जो व्यक्त पदार्थ माने चक्षु इंद्रिय से या मन से मैंने कुछ जाना तो वो व्यक्त हो गया। मुझे पूरा वो दिखा। मन से भी हम कुछ भी जानते हैं ना, तो वो उसके लिए उस पदार्थ को छूने की जरूरत नहीं होती है। मैंने एक वर्ड यूज किया था, सन्निकर्ष। सन्निकर्ष नहीं होता है,
मन और नेत्र इंद्रिय के द्वारा, इसीलिए उसको अलग रखते हैं। वो व्यक्त पदार्थ होता है। और अव्यक्त पदार्थ जो है उसमें क्या होता है? अव्यक्त पदार्थ माने अ देखिए यहाँ पे जो अ, बाकी के इंद्रियों से जो होता है वो क्या है? एक मिनट, हम अव्यक्त है, जिसमें क्या, सॉरी मैंने व्यक्त को कहा, सॉरी, मैंने जो हमारे स्पर्श, रस, गंध और कर्ण इंद्रिय से जो हमारा ज्ञान होता है, उसके लिए उस पदार्थ का छूना जरूरी होता है, उसका सन्निकर्ष होना जरूरी होता है। तो ये जो पदार्थ है वो प्रकट है, व्यक्त पदार्थ है। क्योंकि मैंने हवा, जो भी हवा आई, ठंडी ठंडी हवा को मैंने स्पर्श किया, जब तक मेरे पास हवा आएगी नहीं तो मैं उसे स्पर्श कैसे करूंगी? तो स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श का ज्ञान होने के लिए स्पर्श इंद्रिय की जरूरत हुई, और वो व्यक्त रूप से हुई। मैंने फील किया, टच किया उसको, सन्निकर्ष हुआ। तो ये व्यक्त के भेद है। क्या हुआ? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, मैंने चखा तो मुझे उस पे रखना पड़ेगा ना, टेस्ट बड पे मुझे वो पदार्थ रखना पड़ेगा, तब भी मुझे टेस्ट आएगी। मैं बाहर से उसकी टेस्ट नहीं बता पाऊंगी। हाँ, अनुमान से हम बता पाते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर मुझे जानना है तो मुझे उसका संपर्क करना पड़ेगा। तो ये व्यक्त पदार्थ हो गए। लेकिन अव्यक्त में चक्षु और मन लेना। चक्षु और मन क्यों? क्योंकि उसके लिए वो पदार्थ का छूना जरूरी नहीं होता। पदार्थ छूने, नहीं छुआ तो भी चल जाता है। तो ये जो मन और नेत्र के सिवाय जो होता है वो क्या है? घ्राण से घ्राण। कैसे छुएंगे? जैसे सुगंध कोई और आती कर्ण से, है। हाँ बोलिए। घ्राण और कर्ण से कैसे छुआ जाएगा? यदि चक्षु से अपन नहीं छू सकते तो घ्राण और चक्षु कर्ण से? बहुत बढ़िया, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, ये जो सुगंध है, गंध है, वो भी क्या है? एक्चुअली परमाणु है, जिसका गंध जो है, जो परमाणु है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले क्या है? परमाणु होते हैं। माने उनके परमाणु माने स्कंद भी ले लो आप, यह पुद्गल का भेद है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, वो पुद्गल का भेद है। तो अगर मैं किसी चीज को गंध कर रही हूँ, सुगंध मुझे आ रहा है, तो वो जो स्कंद है, जो मुझे सुगंध दे रहा है, वो मेरे नोज के, जहां पे मेरी घ्राण इंद्रिया है, जैसे हम ये बोलते हैं ना, नाक को नहीं बोलते हम घ्राण इंद्रिया, एक्चुअली स्थूल रूप से नाक बोलते हैं, लेकिन वो जो नली आदि अंदर जाके जो हमारा सेंस, जिस इंद्रिय पर वो पढ़ के मुझे ज्ञान होता है, वो घ्राण इंद्रिय होती है। कर्ण इंद्रिय में भी देखो, अंदर एक कैनाल है, उसके अंदर फिर वहां पे जाके जो ध्वनि आई, वो मेरे अंदर उस पे टच हो गई, तब मुझे ध्वनि का क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। तो ये परमाणु होते हैं। ये आवाज भी जो पुद्गल का भेद है, भाषा वर्गणा का भेद है, जब ये ध्वनि मेरे अंदर कान में जाती है तो वो उस इंद्रियों को टच करती है, तब मुझे सुनाई देता है। ओके। जी दीदी। ऐसे तो दीदी मतलब चक्षु इंद्री से भी तो पुद्गल पुद्गल ही दिखता है, लेकिन दिखता मुझे है। टच हाँ, करने की स्पर्श नहीं जरूरत, होता। हाँ, स्पर्श करने की जरूरत ही नहीं होती ना। मुझे दिख सकता है, लेकिन बाकी के ज्ञान जो में आता है। का स्पर्श होना जरूरी है, तभी हमें ज्ञान हो जाता है। ठीक। तो इसीलिए ये व्यक्त और अव्यक्त, ये दो कहे। व्यक्त माने, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने एक नया घड़ा लाया और उसके ऊपर पानी का क्या किया? मैंने छींटे मार दी, तो वो क्या हो जाता है? व्यक्त है या सूख अव्यक्त? जाता, तो देखो, सूख जब तक, जाता है यह वक्त।
हाँ, तुरंत ही सूख जाता है। जब तक मैं उसको पूरा पानी से नहीं भर देती हूँ, तब तक वो जितने भी छोटी छोटी छींटे मार लो, वो सूख जाता है। तो वो व्यक्त कैसे कहेंगे? हम्म। जो मुझे पूरा गीला दिखा, तब मैं कहूंगी उसे क्या हो गया, मुझे दिखा। हाँ, चक्षु इंद्रिय से दिखा। गॉट इट? ठीक है, ठीक। हाँ। तो ये जो व्यक्त और अव्यक्त समझ में आया? स्पर्श। अव्यक्त में कौन सा जानना? अव्यक्त में मन और नेत्र इंद्रिय। हम्म। एक मिनट, हाँ, मैं कुछ देखो, एक मिनट, यहाँ यहाँ से पढ़ते, मैंने कुछ कंफ्यूज हो गई मैं, क्योंकि ये व्यक्त पदार्थ से अवग्रह होता है ना। नहीं, रुको एक सेकंड। हाँ, व्यक्त पदार्थों से अवग्रह आदि चारों ज्ञान होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो दिया ही नहीं है। अभी सुनो, हाँ, मैंने कुछ तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। व्यक्त माने पांच इंद्रियों और मन से जो मेरा सन्निकर्ष ही कहते हैं। दीदी, व्यक्त में चार इंद्रियां और मन आएगा, और अव्यक्त में नहीं नहीं, देखो देखो, सॉरी। व्यक्त रूप प्रत्यक्ष पदार्थ को अर्थ करता है, और अव्यक्त रूप शब्दादि पदार्थों को व्यंजन कहा गया है। हम्म। तो यहाँ पे क्या कहना है? व्यक्त क्या है? तो नेत्र और जो मन है, वो जो क्या है, व्यक्त है। हाँ, नेत्रों और मन से जो मैं देखती हूँ, और ये है वो प्रत्यक्ष देखती हूँ ना, तो व्यक्त है, वो दिख जाता है। और जो नेत्र और मन के अलावा जो होता है, बाकी का सन्निकर्षे होता है, लेकिन मुझे व्यक्त नहीं होता, वो अव्यक्त में लिया हुआ है। तो दीदी इसको व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह ऐसे बोलेंगे? नहीं, उसको हम ना पहले अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह लगाते हैं, उसके हाँ। ऊपर तो फिर व्यक्त और अव्यक्त का आ जाएगा। देखो, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह क्या है? तो क्या अवग्रह आदि ज्ञान दोनों ही प्रकार से पदार्थों के होते हैं क्या? तो अभी जो हमने चार मति ज्ञान के चार भेद देखे थे, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, हाँ। ये चार प्रकार अभी हम पदार्थों के व्यक्त और अव्यक्त में लगाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा? अवग्रह के ये जो व्यक्त पदार्थ के अवग्रह आदि चारों ज्ञान होते हैं। माने व्यक्त जो पदार्थ है, उसके अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये होता है। हाँ, व्यक्त पदार्थ। परंतु अव्यक्त पदार्थ का सिर्फ अवग्रह ही होता है, क्योंकि अवग्रह के भी दो भेद है। हाँ, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। तो देखो, अर्थावग्रह किसे कहा? व्यक्त पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहा। और व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं? तो अव्यक्त पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। जो व्यक्त है वो अर्थावग्रह, जो अव्यक्त है वो व्यंजनावग्रह। हाँ, तो व्यक्त मतलब चक्षु इंद्रिय और मन, व्यक्त वाला। हाँ, नहीं, हाँ, अभी हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक। यहाँ पे क्या लिया लिया है वो देखते हैं। अर्थावग्रह की तरह व्यंजनाग्रह भी क्या सभी इंद्रियों और मन द्वारा होता है? वही प्रश्न है। अर्थावग्रह जो होता है, जो व्यक्त है,
वो सभी इंद्रियों और मन के द्वारा होता है, ये उन्होंने कहा है। देखो, व्यक्त पदार्थ जो है ना वो 6 इंद्रियों और मन से होते हैं। हाँ, और जो व्यंजनावग्रह जो है वो अव्यक्त पदार्थ का होता है। तो यहाँ पे व्यंजनावग्रह किसके द्वारा कहा है? तो चक्षु और मन को छोड़कर शेष सभी इंद्रिय द्वारा जो होता है वो व्यंजनावग्रह कहा है। गॉट इट? तो अव्यक्त कौन से आ गए? तो अव्यक्त कौन कौन से आ गए? स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण, ये जो 4 है वो क्या हो गए? अव्यक्त हो गए। ये समझ में आया? देखो, अर्थावग्रह कहा, तो अर्था मन और इंद्रियों से व्यक्त पदार्थ हो गए ना, व्यक्त ज्ञान। मन और चक्षु इंद्रिय से। चक्षु इंद्रिय से, हाँ हाँ, नेत्र और चक्षु एक ही है ना। नेत्र, हाँ, एक हाँ, ही एक। नेत्र और मन या चक्षु इंद्रिय और मन दोनों से हमें जो भी पदार्थ का ज्ञान होता है वो व्यक्त पदार्थ है। और स्पर्श, रस, गंध, कर्ण इंद्रिय से जो ज्ञान होता है वो अव्यक्त पदार्थ का होता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है हमें। व्यक्त बोल माने ये नहीं कर सकते हम। तो दीदी इसमें अव्यक्त मन नहीं होगा क्या? मन नहीं होगा मन नहीं होगा माने? इसमें? मन नहीं आएगा? स्पर्शन, रसना, अव्यक्त में। घ्राण और कर्ण, और साथ में मन नहीं होगा अव्यक्त पदार्थ में? अव्यक्त पदार्थ, हाँ, व्यक्त पदार्थ का क्योंकि मन के बिना तो अपन नहीं, धारणा में हमें नहीं ला सकते ना। नहीं नहीं देखो, जो जो असंगी जीव होते हैं जिनको मन नहीं होता है तो उनको ज्ञान नहीं होता है क्या? तो उनको तो ज्ञान होता है। हाँ, वो हाँ हाँ। हित हित का विचार नहीं कर पाते। हम ना ऐसे लगता है कि मन तो होना चाहिए ज्ञान होने के लिए, तब मैं कैसे जानूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? असंगी जीव हो या चींटी हो, उसको मन नहीं है लेकिन उसको ज्ञान तो होता है ना। तो वो ज्ञान जो है ना यहाँ पे वही लगाना है। ओके, नॉर्मल पदार्थों का ज्ञान हमने किया। ओके, व्यक्त पदार्थों का जो अवग्रह होता है वो अर्थावग्रह है। अव्यक्त पदार्थों का जो अवग्रह होता है वो व्यंजनाग्रह है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे उनको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था? अर्थावग्रह की तरह व्यंजनाग्रह भी सभी इंद्रियों का होता है। तो व्यंजनाग्रह जो अव्यक्त पदार्थ का जो अवग्रह होता है ना वो चक्षु और मन को छोड़ के कहा है। इसका ना मैं एक चार्ट दिखाती हूँ तो वो इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो, मति ज्ञान के विषय में 336 भेद। तो यहाँ पे देखिए, देखो, व्यंजन अप्रकट अव्यक्त इसको दिखाता है। हाँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। हाँ, अर्थावग्रह क्या करता है? प्रकट और व्यक्त पदार्थ का क्या करता है? वो अवग्रह, ईहा, हवाय, धारणा, ये चारों प्रोसेस व्यक्त पदार्थ के होते हैं। तो ये व्यक्त पदार्थ जो है ना वो क्या है? तो ये व्यक्त पदार्थ पांचों इंद्रियों और मन से होते हैं। ओके, तो वो हम जो लगा रहे हैं ना वो वैसा नहीं लगाना है। गॉट इट? यहाँ अवय यानी क्या? ईहा इहा माने जानने की इच्छा होना, अवाय माने वो जो जानने की इच्छा हुई उसका निर्णय हुआ कि वो क्या है, और धारणा माने उसको मेमोरी में डालना। तो ये जो मति ज्ञान की प्रोसेस होती है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये जो है वो क्या है? ये प्रोसेस है मति ध्यान की। उसमें हमने कहा अर्थावग्रह, जैसे अवग्रह के 2 भेद किए, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। जो कुछ है वो भी कौन कौन सी इंद्रिय से हम पता कर सकते हैं? जो अवग्रह के 2 भेद है। तो अवग्रह के जो भेद है अर्थावग्रह, वो पांचों इंद्रियों और मन से हो सकता है।
कुछ है जानना पांचों इंद्रियों और मन से हो सकता है, पर जो व्यंजनावग्रह है वो किससे होता है? कुछ है का ज्ञान किससे होगा? स्पर्श, रस, गंध और कर्ण से होगा। क्योंकि अभी सुनो अच्छे तरह से, क्योंकि कुछ है का ज्ञान मैं मन से और नेत्र से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सामने डायरेक्टली दिख रहा है। कुछ है कैसे लगाऊं? जो दिख रहा है वो स्पष्ट है मुझे सामने, उसका ज्ञान तो ऐसे ही हो जाएगा ना। जैसे मैंने सामने आपको इरेजर रखा, तो अभी इसमें कुछ है का क्या ज्ञान हुआ आपको? डायरेक्टली क्या हुआ? व्यक्त ज्ञान हुआ ना। गॉट है? जी दीदी। वो अव्यक्त नहीं रहा ना, वो व्यक्त हो चुका है। मन में स्थित कुछ पदार्थ आ गया तो वो क्या है? मन में आ गया ना डायरेक्टली, तो उसमें अव्यक्तता क्या हो गई? व्यक्त हो गया वो। तो इसमें तो पांचों इंद्रियां आ गई ना दीदी, हाँ पांचों नहीं, इंद्रियां एवं मन। सुनो सुनो सुनो, मैंने जो पहले बताया था ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने जो कहा था ना वो इस अपेक्षा से लीजिए। अभी सुनिए, मैंने क्या किया, कोई पदार्थ को जाना, जैसे ये इरेजर है, मति ज्ञान के थ्रू मैं जान रही हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले अवग्रह किया, फिर क्या किया, इहा किया, अवाय किया और धारणा किया। ये समझ में आया? हाँ, तो अभी ये कौन सा पदार्थ है? इसमें अगर अगर मैंने क्या किया, कुछ है का ज्ञान करना है मुझे, सिर्फ अवग्रह का, तो उसके दो भेद किए, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। हाँ, तो ये व्यंजनावग्रह क्या है? अप्रकट अव्यक्त पदार्थ में होता है, सिर्फ अवग्रह ही होता है। क्योंकि देखिए, एक सिर्फ अवग्रह ही लिखा है और बाकी के इसमें अर्थावग्रह में 4 लिखे हैं। तो व्यंजनावग्रह क्या है? जो अभी ये दिख रहा है वो नेत्र इंद्रिय से आपको दिख रहा है, तो आपको उसका ज्ञान हो गया, तो वो व्यक्त हो गया, इसीलिए उसकी प्रोसेस चालू हो गई। अवग्रह हो गया, ईवा हो गया, अवा हो गया, धारणा हो गया। अभी मैंने कहा इसका स्पर्श लीजिए, इसके स्पर्श गुण का हम अगर अवग्रह करेंगे तो पहले तो उसको हाथ लगाना पड़ेगा, फिर कुछ है, क्योंकि वो जब तक हाथ नहीं लगाते हैं तब तक कुछ है पता चलेगा क्या? नहीं। तो अव्यक्त है वो पता ही नहीं चलेगा जब तक मैं सन्निकर्ष नहीं करूं। गॉट इट? जब तक मैं उसको छूओ नहीं तब तक वो मुझे पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा इसीलिए अव्यक्त है। तो इसीलिए उसका क्या होता है, सिर्फ अवग्रह होता है, कुछ है पता चल जाता है, लेकिन आगे वो बढ़ता नहीं है जब तक मैं उसे छू ना लूं। जब छू लूंगी तो वो व्यक्त हो जाएगा। अभी क्लियर होगा? मैंने नहीं आपको दीदी, यहाँ से नहीं दीदी, जैसे नेत्र एवं मन के अलावा 4 इंद्रियों से जाना, तो नेत्र को छोड़ के स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 से जाना नेत्र और मन को छोड़ के, तो वो अव्यक्त हो गया। ऐसा लगाना है, व्यंजन लगाना है। जैसे हाँ? देखो, ऐसा पदार्थ तो एक ही है, इरेजर ही लो। उसका अगर मैंने आपको बोला इरेजर का सुगंध आ रहा है, तो अभी आपको वहां पे उसका सुगंध व्यक्त है या अव्यक्त है? व्यक्त है, व्यक्त है दीदी। सुगंध तो अव्यक्त है ना। पर देखो, इरेजर को आपने नेत्र इंद्रिय से दिखा, नेत्र इंद्र से देखा तो आपको इरेजर पता चल गया, तो उसका डायरेक्टली क्या हो गया? व्यक्त। अर्थग्रह हो गया। अर्थावग्रह हो गया। लेकिन इसकी सुगंध आपको प्रकट है क्या? नहीं। है? नहीं है, अप्रकट। नहीं। क्योंकि इसके जो परमाणु है जो कि सुगंधित मुझे देने के लिए, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो अगर ये परमाणु मेरे घ्राण इंद्रिय पर टच कर जाते हैं तो वो मुझे प्रकट हो जाते हैं।
तो पर मुझे वैसे ही नहीं देख पाते हैं ना दीदी अपन, उसके परमाणु ऐसे नहीं, जब टच होते हैं तभी जाकर के अपने को सुगंध या दुर्गंध मालूम चलती है। इसके लिए ये उसको अव्यक्त कहते हैं, क्योंकि उसको देख नहीं सकते अपन। तो देख नहीं सकते। तो ये जो मैंने कहा था कि इनका स्पर्श जरूरी है। कौन सा है? स्पर्श इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, स्पर्श रस, रसनेन्द्रिय। तो हाँ ये जी। जो इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, इसका हम्म। स्पर्श जरूरी है। स्पर्श नहीं हुआ तो वो क्या रहे? अव्यक्त रहे। हाँ, सन्निकर्ष नहीं हुआ तो वो अव्यक्त रहे। और उनका सिर्फ क्या होता है? कुछ है, आपको अवग्रह हो जाता है। मैंने जैसे, आपने यहाँ पे क्या किया, मैंने इरेजर दिखाया, तो आपने इरेजर को देखा, तो चक्षु इंद्रिय से देखा, तो आपने उसको व्यक्त किया, लेकिन उसके साथ में आपने तर्क और अनुमान लगाया, और उससे आपने क्या किया? आपने तर्क अनुमान से ये कहा कि इसमें स्पर्श है, गंध है, वर्ण है। ये सब आपने क्यों कहा? क्योंकि इसका सिर्फ अवग्रह हुआ स्पर्श इंद्रिय का, लेकिन आपको ये पता नहीं है, क्योंकि आपने वो प्रकट नहीं किया है, उसका सिर्फ अवग्रह हुआ। यह अवाय धारणा नहीं हुआ, क्योंकि स्पर्श ही हुआ ना, आपके यहाँ पे वो गया ही नहीं। कुछ है पता चला, लेकिन जानने की इच्छा होने पर भी आप, माने इच्छा होने से पहले ही वो निकल गया, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट इट ना, टच ही नहीं हुआ है। जिस चीज का हमें टच ही नहीं होता है, हम उसके बारे में कैसे कुछ प्रेडिक्ट कर पाए? गॉट इट? लेकिन नेत्र और मन से क्या हो जाता है? डायरेक्ट व्यक्त ही हो जाते हैं। व्यक्त होने के बाद उसको प्रकटता का कोई ये ही नहीं रहता है ना। एक बार व्यक्त हो गए तो वो प्रोसेस आगे चालू हो जाती है। अब क्लियर हुआ थोड़ा? जब भी 5 इंद्रियों और मन के विषय से व्यक्तपना हो जाता है, तब अवग्रह यह अवाय धारणा हो जाती है। ये क्लियर है? हाँ जी। हाँ। व्यक्तता कब प्रकट हो जाती है? जब उसका सन्निकर्ष होता है। ओके? दीदी सन्निकर्ष, सन्निकर्ष मीन्स आंख एक और बार और बता दें। देखो, सन्निकर्ष माने टच होना, स्पर्श होना। मुझे जब तक अब हमें कोई भी ज्ञान करने के लिए, अभी मेरे पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान। तो मति ज्ञान करने के लिए मुझे इंद्रियों और क्या है, मन की सहायता की जरूरत होती है। मन को छोड़ दो, क्योंकि वो व्यक्त ही है। चक्षु को छोड़ दो, वो व्यक्त ही है। लेकिन बाकी के इंद्रियों पर उसका अगर टच नहीं होता है, तब तक वो अव्यक्त रहता है कि नहीं? जैसे हाँ। गंध है। गंध क्या हुआ? जब तक उसने सुगंध या दुर्गंध, ये मन का कार्य है डिसाइड करना, हित अहित का विषय। लेकिन अगर मैंने गंध जान लिया, तो गंध जान लिया, क्यों जान लिया? क्योंकि वो व्यक्त हुआ है। मेरे वो परमाणु मेरे इंद्रिय पे गए हैं, तब भी वो व्यक्त हुआ है, और वो व्यक्त हुआ है इसीलिए मुझे उसका ज्ञान हुआ है। गॉट इट? तो जब मन तो तक चाहिए ही चाहिए ना, मन का तो मन तो चाहिए ही ना, अर्थमय और व्यंजन दोनों में मन तो होगा ही ना। व्यंजन में नहीं होगा ना, व्यंजन में अव्यक्त है। अव्यक्त माने देखो, अभी मैंने जो घड़ा कहा था ना, तो आप एक मान लो कि मैंने घड़ा है जो गीला नहीं किया है। जब तक मैं उसमें 10 बार पानी के छींटे मार लूं, लेकिन किसी ने, मैं आपको खड़ा करूं और मैंने कहा इसमें पानी है क्या, तो आप सूखा घड़ा देख के क्या कहोगे? पानी नहीं है, नहीं। है ना? मैं फिर से छिटका मारूं और फिर वो सूख जाता है तुरंत ही। आपसे पूछूंगी कि इस पे पानी है क्या, तो आप नहीं बोलोगे ना, तो ये अव्यक्त हम्म। हुआ। आपको दिखा ही नहीं, तो क्या कहोगे आप? व्यक्त है। अव्यक्त। हाँ। तो जब तक गीलापन प्रकट नहीं होता है, पूरा आपको वो गीला दिखता नहीं है, तब तक वो क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त। हाँ। तो वैसे ही नेत्र और मन के अलावा ये 4 जो इंद्रिय है,
इनका क्या हो जाता है, इन चारों इंद्रियों का जब तक हमें सन्निकर्ष नहीं होता है तब तक वो क्या है, अव्यक्त है। जब अव्यक्त। सन्निकर्ष हो जाता है तो प्रकट हो जाता है। जैसे मैंने फैन की हवा छू ली तो मुझे व्यक्त हुआ ना वो इंद्रिय, हम्म। लेकिन मेरे घर का फैन चल रहा है, आपको व्यक्त हुआ क्या? नहीं। तो ये अव्यक्त है। तो आपने क्या किया, कुछ तो है अवग्रह करके छोड़ दिया, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं। अभी क्लियर हुआ? हाँ। देखो यहाँ पे मैं एक बार पढ़ती हूँ। नेत्र और मन पदार्थों से सन्निकर्ष कर नहीं जानते हैं, वे अपने विषय को दूर से ही जानते हैं। अतः जिसका अर्थ है कि नेत्र और मन में व्यंजनाग्रह का अभाव है। यहाँ पे व्यंजनाग्रह नहीं होता है क्योंकि वहां पे अव्यक्त जैसा कुछ है ही नहीं, वो डायरेक्ट व्यक्त ही हो जाता है। इसीलिए नेत्र और मन को अर्थावग्रह में ही ले लिया, व्यंजनाग्रह में क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसका सन्निकर्षण नहीं होता है, जरूरत नहीं होती है सन्निकर्ष करने के लिए, उसके पहले ही ज्ञान हो जाता है। जैसे मैंने इंद्रियों को ये नेत्र इंद्रिय के यहाँ पे लगा के फिर ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, दूर से भी मुझे क्या होता है, इरेजर का ज्ञान होता है, टच करने की जरूरत नहीं होती है। गॉट इट? हाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना आपने जो कहा था ना, प्रश्न पूछा था, उसका एक ये आया है, आंसर आया है, तो मैं पढ़ती हूँ। जिस स्थान पर शब्द उत्पन्न होते हैं वहां से लेकर एक विशिष्ट क्षेत्र पर्यंत पुद्गल शब्द रूप हो जाते हैं, उसमें कर्ण इंद्रिय के समीपवर्ती शब्द रूप परिणमित पुद्गल स्कंद उस कर्णेंद्रिय से सन्निकर्ष होते हैं, तब कुछ सुनाई देता है। अतः कर्ण इंद्रिय भी प्राप्यकारी है। इसी प्रकार गंध रूप द्रव्य भी जहां स्थित होता है वहां से लेकर नासिका इंद्रिय के समीपवर्ती गंध रूप परिणमित होता है। माने वो जब जब वहां पे जाएगा तब गंध रूप परिणमित होता है और फिर मुझे ज्ञान हो जाता है। तो उनका क्या है, सन्निकर्ष होना जरूरी होता है। लेकिन इंद्रिय जो चक्षु इंद्रिय और मन है उसके लिए सन्निकर्ष होने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए वो जहां पे स्पर्श का जरूरी ही नहीं है स्पर्श करने का, वो क्या है, वो व्यक्त है। और जहां पे माने उसका स्पर्श नहीं हुआ है तब तक ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है, तो वो अव्यक्त है। गॉट इट? मुझे ज्ञान होने के लिए सन्निकर्ष की जरूरत होती है। जब तक वो ध्वनि मेरे कान में नहीं जाएगी तब तक मैं नहीं सुनूंगी। माने क्या होता है, वो स्कंद रूप जो पुद्गल है वो मेरे कर्ण इंद्रिय पे जाएंगे, तब वो कर्ण इंद्रियों पे जाके टच करेंगे, तब भी क्या हो गए, वो भाषा रूप वर्गणा रूप खिलेंगे। तो माने भाषा में कन्वर्ट होंगे, रादर वर्गणा रूप थे अब भाषा में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब मुझे सुनाई देगा। हाँ, तो उसके पहले वो अव्यक्त थे, जब सुनाई दिया तो क्या हो गए, व्यक्त हो गए। अभी ये क्लियर हुआ थोड़ा? सॉरी मैंने ही थोड़ा
कंफ्यूजन क्रिएट किया स्टार्टिंग में। ओके, तो अभी देखो, हाँ हमने कल क्या क्या पढ़ा था। एक तो व्यंजनावग्रह हुआ और अर्थावग्रह हुआ। पहले व्यंजनाग्रह देखते हैं। व्यंजनाग्रह में क्या कहा था, सिर्फ अवग्रह ही होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन का अवग्रह ही होता है। न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम, चक्षु और मन से अवग्रह व्यंजनावग्रह नहीं होता है। तो यहाँ पे व्यंजनाग्रह में सिर्फ अवग्रह आ गया, और नेत्र और मन को हटा के जो 6 इंद्रिय है उसको मन भी लेंगे, 5 इंद्रिय और मन, तो जो 6 इंद्रिय है उसमें से सिर्फ 4 का व्यंजनावग्रह होता है। हाँ, तो वो कौन सा है, माने ये क्या हो गया, 4 और 1। और हमने कल जो 12 पदार्थ देखे थे तो वो 12, इससे क्या हो गया, कुल 48 आ गए। तो 12 पदार्थ का 4 इंद्रिय से अवग्रह होना, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 48। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? यस, किन कंफ्यूजन है? हाँ हो गया। अगर 12 confusion- कौन सी दीदी, 12 कौन सी लिए? कल 12 कल प्रकार हम के पदार्थ। बहुविध क्षिप्राणि बहुविध। मुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, बहुविध क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त और ध्रुव, और इनके अपोजिट एक विध, अक्षिप्र, निश्रुत, उक्त और अध्रुव। ये जो पदार्थ है इनका हमने क्या किया, अव्यक्त का व्यंजनावग्रह किया। 4 इंद्रियों और उसका सिर्फ अवग्रह होता है। तो अभी बाकी के देखेंगे। अभी अर्थावग्रह, व्यक्त है, व्यक्त है तो क्या, अवग्रह या अवाय धारणा ये सभी होगा ना। जैसे मैंने आपको दिया तो आपको क्या हुआ, धारणा से पता चल गया कि इसका सुगंध ही आएगा। अगर फूल मुरझा गया है, सड़ गया है, तो आपको धारणा से क्या पता चल गया, ये दुर्गंधी होगा। तो ये जो हमारे 6 इंद्रिय है उसका क्या हो जाता है, जब व्यक्त हो जाते हैं तो पूरी प्रोसेस करते हैं, अवग्रह करते हैं, इहा अवाय धारणा सभी कुछ हो जाता है क्योंकि वो व्यक्त है। हाँ, माने मैंने क्या किया, मैंने कुछ तो संगीत के ये किए, स्वर को जाना, सा ऐसा कुछ तो सुना, तो क्या हुआ, पहले अवग्रह हुआ, कुछ हुआ, लेकिन ये जो कर्ण इंद्रिय था ना उस पे जब सन्निकर्ष हुआ तो वो व्यक्त हुआ, तो वो अर्थावग्रह कहा और मुझे सुनाई दिया। तो मैंने क्या किया, वो जो कुछ है उसको जानने की इच्छा की, अरे क्या है, तो वो मुझे क्या पता चला, जानने की इच्छा होने के बाद मुझे लगा अरे कोई तो सारेगम पद बोल रहा है। तो वो जब सा सुना तो मैंने निर्णय किया कि अरे ये सा ध्वनि है। निर्णय करने के बाद मैंने धारणा में डाल दिया। अब जब भी वो नोट कीबोर्ड पे बजा तो पहले मुझे क्या होगा, कर्ण इंद्रिय में सन्निकर्ष जब हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा धारणा से कि अरे ये सा नोट है। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाती है अवग्रह या अवाय धारणा, किसमें, व्यक्त में। अव्यक्त में क्यों नहीं हुई यह अवाय धारणा, अरे मैंने व्यक्त ही नहीं है तो मैं उसको आगे कैसे लेके जाऊंगी। मेरे कान में कुछ गिरा, उससे पहले ही मान लो, सोच लो, पेंसिल कहाँ है मेरी, ये फिर इरेजर ले लो। हाँ, ये मान लो ये क्या है, भाषा वर्गणा है। अभी यहाँ पे है, मेरे कान के अंदर गई नहीं है, मुझे पता नहीं है। अभी ये जो है ना, इसका मैं ज्ञान कैसे करूंगी, जब तक मेरे कान पे गिरी ही नहीं तब तक मैं इसको जानने की इच्छा कर सकती हूँ, इसका निर्णय कर सकती हूँ, धारणा में डाल सकती हूँ। कैसे पॉसिबल होगा? नहीं नहीं। हाँ, तो सिर्फ कुछ है, यही होता है अव्यक्त में, आगे जाता ही नहीं।
ओके। हम्म। तो व्यक्त जो है उसकी चारों प्रोसेस होती है, 6 इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व होती है और 12 पदार्थ का ज्ञान होता है। तो इसीलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 288 हो गए। हाँ, 288 और 48 इसको ऐड करेंगे तो 336, 336। ये मति ज्ञान के भेद है। देखो यहाँ पे नीचे ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम देखा है। देखो, हाँ, चक्षु को छोड़कर शेष चारों इंद्रिया से ज्ञान। तो पहले मैंने क्या किया, देखो कोई भी चीज, अभी आप चक्षु मत लगाना, हाँ, 4 इंद्रिया सिर्फ लगाना। स्पर्श का इंद्रिय का ज्ञान हो रहा है, हम ऐसा करेंगे। तो पहले क्या हुआ, स्पर्श इंद्रिय माने अचक्षु दर्शन हो गया, फिर व्यंजनावग्रह होगा। ओके, फिर व्यंजनावग्रह होने के बाद अर्थावग्रह हो जाता है क्योंकि वो व्यक्त हो जाता है। फिर इहा होगा, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगा। ये क्लियर हुआ? हवा है, ये मान लो इरेजर हवा है। हवा क्या हो गया, मुझे पहले अचक्षु दर्शन हुआ, अचक्षु दर्शन फिर व्यंजनावग्रह हुआ, ये मुझे टच किया, फिर अर्थावग्रह हुआ, अर्थावग्रह होने के बाद में इहा जानने की इच्छा हुई, अरे क्या है, तो अरे ये ठंडी ठंडी हवा है, ये मैंने निर्णय कर लिया और मेरे धारणा में बिठा लिया। धारणा में बिठाना मैंडेटरी नहीं है, कुछ बातें हमारी धारणा में चली जाती है। जैसे मैंने कुछ क्या किया, सुबह मैंने एक चीज रखी और जब भी मैं बाद में देखती हूँ कि अरे वो मैंने कहीं रखी, तो वहां पे रखी, तब मैंने क्या कहा, ये मेरी धारणा में जा चुकी है क्योंकि मुझे याद आया। अगर नहीं आया तो वो धारणा में नहीं गई है। या फिर तब भी नहीं याद आया तो इसका मतलब तब ज्ञान का क्षम कम है, लेकिन धारणा में जा चुकी है। थोड़ी देर के बाद याद आया, इसका मतलब मेरी धारणा में जा चुकी है। अगर धारणा में कभी याद ही नहीं आया है तो हम मानेंगे वो धारणा तक गई ही नहीं है, अवाय में ही खत्म हो गया। चक्षु इंद्रिय और मन से कैसा हो जाता है, तो चक्षु इंद्रिय से पहले दर्शनोपयोग होगा तो वो चक्षु दर्शन होगा, फिर अर्थावग्रह डायरेक्ट हो गया, यहाँ पे व्यंजनावग्रह नहीं होगा, अर्थावग्रह होगा, इहा अवाय और धारणा हो जाएगी। और मन से जब करेंगे तब भी अचक्षु इंद्रिय हो जाएगी, अर्थावग्रह, इहा, अवाय, धारणा। गॉट इट? ये ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम पता चल गया। दीदी चक्षु इंद्री को छोड़कर तो फिर उसमें 4 इंद्रियां हैं तो मन नहीं होगा। नहीं, मन का देखो यहाँ पे ये ना क्यों अलग लिया, क्योंकि दर्शन का भेद है। देखो, एक तो दर्शन का भेद है और एक है अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अगर मैं मन को यहीं पे डाल देती, चक्षु और मन को छोड़कर 4 इंद्रिय का, तो फिर मन के द्वारा डायरेक्ट व्यंजनाग्रह नहीं होता है ना। गॉट इट? मैंने चक्षु को छोड़ के 4 इंद्रिय ली, चक्षु इंद्रिय और अचक्षु मन को एक क्यों नहीं किया, क्योंकि दर्शन बताने के लिए चक्षु इंद्रिय से चक्षु दर्शन होता है और मन से अचक्षु दर्शन होता है। बाकी की प्रोसेस सेम है। देखो, अवग्रह या हवाई धारणा, नीचे भी अवग्रह या हवाई धारणा, सिर्फ दर्शन उपयोग का अलग भेद आ जाता है, इसीलिए दोनों को अलग लिया है, चक्षु इंद्रिय और मन को अलग किया, क्योंकि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन अलग आ जाता है। मन के मामले में अचक्षु दर्शन ही होता है और चक्षु इंद्रिय से जो होता है वो चक्षु दर्शन होता है। अभी ख्याल में आया? ये चक्षु इंद्रिय और मन को अलग नहीं किया है, ज्ञान की उत्पत्ति में ये सेम है, लेकिन दर्शन उपयोग जो पहले होता है ज्ञान के पहले, उसमें थोड़ा सा भेद आ जाता है। चक्षु इंद्रिय से पहले जो दर्शन उपयोग होता है उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं, चक्षु दर्शन कहते हैं, और मन इंद्रिय से पहले जो दर्शन उपयोग होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। वो भी बताना था, इसीलिए वो अलग किया है। गॉट इट? बहुत कठिन लग रहा है। देखो इजी, थोड़ा सा इजी करके फिर से बताऊं क्या? जब भी हो मुझे सकता है पढ़ेंगे तो आ जाएगा, मतलब
इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, कोई भी हमारे ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम से जानेंगे तो वो इजी रहेगा। मैंने कुछ भी ज्ञान किया, आप एग्जाम्पल बताओ, उससे हम घटित करेंगे। किस इंद्रियों का कैसा ज्ञान किया, आपके सामने जो है कुछ भी बताओ, किसका ज्ञान किया, फिर उसका उत्पत्ति क्रम लगाएंगे, फिर इजी जाएगा। पानी की बोतल। हाँ, तो पानी की बोतल आपने क्या किया, उसको देखा या क्या किया? ज्ञान किस इंद्रिय से हुआ? हाँ, और चक्षु, देखा। चक्षु से। चक्षु इंद्रिय से। तो देखो, चक्षु इंद्रिय से मैंने पानी की बोतल दिखी, तो मेरे ज्ञान की प्रोसेस क्या होगी? जो भी ज्ञान होता है छद्मस्त को, उसके पहले दर्शन उपयोग होता है। तो फिर क्या हो गया, चक्षु इंद्रिय का काम है, तो मुझे चक्षु दर्शन हुआ। ये क्लियर हुआ? फिर उसके हाँ। बाद में मुझे मति ज्ञान हुआ। तो मति ज्ञान की जो प्रोसेस है, जो 336 भेद हमने किए, उसमें क्या होगा? तो पहले चक्षु इंद्रिय का अर्थावग्रह हुआ, क्योंकि वो डायरेक्ट दिखा ना, अव्यक्त कुछ नहीं था उसमें, तो डायरेक्ट अर्थावग्रह हुआ। फिर मैंने जानने की इच्छा की, अरे ये पानी की बोतल क्या है, कुछ तो है, तो मैंने इच्छा की, और फिर मुझे अवाय में निर्णय हुआ कि ये पानी की बोतल ही है। और फिर मैंने धारणा में डाल दी कि ऐसे जो होती है वो पानी की बोतल होती है, जिसमें पानी हम डालते। ओके, बराबर। अगर दूसरा ले लो, अचक्षु वाला ले लो, कोई भी। सुगंध, कोई सुगंध। और चक्षु वाला तो आवाज ही आता है ना, कोई स्वर। आवाज ले लो, स्पर्श ले लो, गंध ले लो, रसना इंद्रिय ले लो। देखो, मेरे सामने रसगुल्ला है, मेरे सामने क्या है, रसगुल्ला है। अभी देखने का काम यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन हमें रस गुण देखना है, रस का ज्ञान करना है, मीठे का ज्ञान करना है। ओके, तो हम देखने का जो है ना, वो प्रोसेस अलग चलती है। तो यहाँ पे मैं रस गुण का कार्य बता रही हूँ, तो आप देखने के प्रोसेस को गौण कर दो। ओके, तब आपको ख्याल में आएगा। अभी मुझे क्या करना है, मीठा रस का ज्ञान करना है, तो मुझे अभी देख के रस का ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं, स्वाद। तो पहले, ज्ञान के पहले क्या होता है, दर्शन होता है। तो ये रसना इंद्रिय का कार्य है। रसना इंद्रिय पहले कौन सा दर्शन होता है? तो अचक्षु दर्शन होता है। हाँ, चक्षु इंद्रिय के अलावा जो भी ज्ञान के पहले दर्शन होता है वो अचक्षु दर्शन होता है। तो अचक्षु दर्शन हुआ, फिर मैंने इसको देखा, फिर भी मुझे क्या हो गया, व्यंजनावग्रह हुआ, क्योंकि ये क्या है, अव्यक्त है। जब मैंने उसको उठा, क्या हुआ, मुझे अवग्रह हुआ, कुछ है, फिर इहा हुआ, अरे ये क्या है, तो मैंने अवाय करके निर्णय किया कि यह रसगुल्ले का स्वाद है, मीठा स्वाद है, और फिर मेरा धारणा हुई। अब क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा दीदी थोड़ा। आवाज चली गई थी, फिर से एक बार बोलो। हाँ, और चक्षु दर्शन के बाद अर्थावग्रह से। अचक्षु दर्शन हुआ, रसगुल्ला मुझ में अभी रसना इंद्रिय संबंधी ये व्यक्त है या अव्यक्त है? व्यक्त है। नहीं, रसना से तो अव्यक्त है। हाँ, रसना से अगर ये अव्यक्त है तो व्यंजनाग्रह, व्यंजनावग्रह हुआ। हम्म फिर क्या हुआ, जब मैंने उसको मुंह में डाला, उस इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से उसका सन्निकर्ष, टच हुआ, तो हम्म कुछ है, फिर इहा अवाय धारणा हुआ। ये प्रोसेस बहुत बराबर। फास्ट हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। जी जी जी। इतना ही है कि ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है, तो इसीलिए हमें वो पकड़ में नहीं आती है। लेकिन हम ये अनुमान से लगा सकते हैं कि ये पीछे पीछे होता होगा, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि एक बार, केवल ज्ञान ने क्या बताया है कि छद्मस्त को क्रमिक ज्ञान होता है, एक बार एक ही इंद्रिय का ज्ञान होता है। हम्म तो ये प्रोसेस सभी उसके साथ होती है।
चक्षु दर्शन हो, अचक्षु दर्शन हुआ, फिर व्यंजनावग्रह हुआ, अर्थावग्रह हुआ, या अवाय धारणा हुई। तब मैंने अवाय होने के बाद तब मैंने ज्ञान किया, अरे ये है। निर्णय तब जी हुआ। हाँ, और फिर धारणा में जब जाता है नहीं जाता है उसकी बात। ओके, तो ये मति ज्ञान की 336 भेद, इसमें कुछ हाँ, आवाज आ रही है? नहीं नहीं, आवाज थोड़ा कट हो रहा है। भी आया आवाज? ये मति ज्ञान से जो 336 भेद है, इसमें किसी को डाउट है क्या? हाँ, फिर से गिनाओ। अब समझ में आया, अब गिनती कराओ। इसीलिए बोला समझ में आया ना, अभी आप गिनती कराओ कैसे होता है। पहले हमने अव्यक्त को जाना, चलो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर 4 इंद्रिय का है, तो हमें क्या करना है, ये मति ज्ञान के भेद है ऐसा बताना है। तो ये सीक्वेंस में नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना है हमें, व्यंजनाग्रह क्या क्या हो सकता है। व्यंजनाग्रह में सिर्फ अवग्रह होता है, कौन कौन से इंद्रिय से हो सकता है, स्पर्श, रस, गंध, रस वर्ण। इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और कर्णेंद्रिय, तो चार इंद्रिय आ गए यहाँ पे। और फिर 12 पदार्थ देखे थे, उससे हमने क्या किया, 48 लाए, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 48 आ गए। फिर अर्थावग्रह जब होता है तो क्या प्रोसेस होती है, कौन से इंद्रिय से होता है, तो पांचों इंद्रिय और मन से होता है, क्योंकि वो व्यक्त पदार्थ का है। प्रोसेस में क्या होता है, पूरा होता है, अवग्रह या अवाय धारणा। तो 4 और 6 इंद्रिय, तो 24 आ गए, और फिर 12 पदार्थ लगाना, तो ये क्या हो गए, 288 आ गए। तो ये 288 अर्थावग्रह के और 48 व्यंजनावग्रह के, इसको ऐड करेंगे तो पूरे 336 भेद किसके हो जाते हैं, मति ज्ञान के हो जाते हैं। ये क्लियर हुआ? हाँ हम्म। ठीक। हाँ, फिर हमने ज्ञान की उत्पत्ति भी इसी में देखी। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये अव्यक्त व्यक्त आपको अगर पढ़ना है तो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का 16, 17, 18, 19 ये जो सूत्र है ये उसमें आते हैं। ओके, 15वां भी है, वहीं पे है, अवग्रह या हवाय धारणा बहु बहुविध क्षिप्राणी श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम अर्थस्य। चारों जो मति ज्ञान है ये वस्तु के होते हैं। ओके, अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का सिर्फ अवग्रह होता है, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, मन के व्यंजनाग्रह नहीं होता, माने क्या होता है, अर्थावग्रह होता है, ऐसा लगा लेना। तो ये पूरे जो भेद है वो हमने आज देखे। गॉट इट? तत्वा सूत्र का कौन सा पढ़ना दीदी? 15 से 19। तो देखो, अभी 1-2 मिनट सिर्फ लेती हूँ। देवदत्त को देखकर आपने उसको पहचान किया, कोई तो एक पर्सन है देवदत्त, उसको आपने देखा और पहचान लिया, तो अभी कैसे कैसे प्रोसेस हो जाती है, ये ज्ञान की उत्पत्ति का ही क्रम हम लगा रहे हैं। हाँ, देवदत्त को देखकर मैंने पहचान लिया, तो क्या होगा, पहले अवग्रह होगा, पहले होगा देखा, तो क्या होगा, चक्षु दर्शन होगा, फिर क्या होगा, अवग्रह, अर्थावग्रह, या अवाय, अवाय के बाद क्या होगा, स्मृति, मैंने पहचान लिया, फिर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और श्रुत ज्ञान होगा आगे। तो मति ज्ञान के क्या क्या आ जाएंगे, अवग्रह या अवाय स्मृति प्रत्यभि, ये सब आ गया उसमें। और फिर मैंने क्या किया, श्रुत ज्ञान किया। फिर धारणा में लिया ना। देखो, हर बार धारणा में जाता ही है ऐसा नहीं,
यहाँ पे मैंने जो अच्छा। स्टेटमेंट किया था उसमें देवदत्त को देखकर पहचान गई मैं उसको। तो जब मैंने उसको पहचान लिया तो मैंने क्या किया था, मेमोरी से कुछ रिकॉल किया। मति मति स्मृति। हाँ, तो मैंने धारणा में उसको पहले डाला हुआ था, तो उसको मैंने रिकॉल किया स्मृति से, और अभी जो सामने है उससे प्रत्यय भी किया कि ये सामने वाला है ना, वो मेरा, वो वही देवदत्त है। ऐसा मैंने क्या किया, प्रत्यय ज्ञान से जाना, मेमोरी से रिकॉल किया और जाना, और फिर मुझे क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गई। जब देवदत्त को, धारणा हो। स्टेटमेंट क्या बनाया था, ध्यान से सुनो, देवदत्त को देखकर पहचान गई। तो इसमें क्या प्रोसेस आई ये मैं बता रही हूँ। पहले दर्शनावग्र में दर्शन उपयोग हो गया, फिर ज्ञान उपयोग में, ज्ञान में क्या हो गया, अवग्रह होगा, इहा होगी, अवाय होगा। धारणा से पहले, धारणा की जरूरत ही नहीं लेगी क्योंकि मैंने वो देवदत्त को अवाय में निर्णय करने में निर्णय किया ना, तो मैंने वो निर्णय मेमोरी से मैंने रिकॉल किया और प्रत्यक्ष भी जाना, और फिर क्या किया मैंने, उसका क्या हो गया, अवाय हो गया। मैंने वही देवदत्त है, मैंने पहचान लिया उसे। ओके, वैसे ही अगर जब भी मैंने ये पिछली बार बोला था कि जब भी गेट खुला है तो आदमी है, गेट बंद है तो आदमी नहीं है। अगर ये मैंने क्या किया, तर्क किया, और जब भी दरवाजा खुला देखा तो आदमी है ना, तो वो गेट से क्या हो गया, मैंने दरवाजा बंद देखा, ये मैंने अगर कहा है तो पहले क्या होगा, दर्शन, चक्षु दर्शन हो गया, फिर क्या हो गया, अवग्रह, इहा, अवाय, और फिर मैंने क्या किया, तर्क और अनुमान जाना कि क्या है, अंदर आदमी है। मैंने है, बंद है। है तो खुला है, तो अगर बंद है दरवाजा तो क्या कहा मैंने, आदमी नहीं है। गॉट इट। ऐसे हम हर समय, प्रति समय वस्तु का ग्रहण करते हैं, प्रोसेस से हमें ज्ञान हो जाता है। ज्ञान की उत्पत्ति इसी क्रम से होती है। अगर मैं आपको ये 336 भेद है ना, इसको भी अगर आप परोक्ष से, अभी जो मैंने लगाया ना, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, उससे करोगे तो क्या हो जाएगा, तो वो ना, वो 288 है ना, तो स्मृति के 288, प्रत्यभि के 288, तर्क के 288, अनुमान के 288, उसको भी उसमें जोड़ तो 1152 इतने भेद हो जाएंगे। लेकिन हमें इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, हम मति ज्ञान के 336 भेद ही अभी गिनाएंगे। ओके, गॉट इट। हाँ। ये क्लियर हुआ क्या? हम्म। ओके, अभी इसके आगे, अभी कल है ना, इसके आगे ना हम थोड़ा सा उपयोग के बारे में, एक चीज रह गई थी, हमने तो उपयोग सारे देखे थे, उसमें जो दर्शन उपयोग के 4 और ज्ञानोपयोग के 8 भेद है, वो हम जीवों पे लगाएंगे। जैसे मैंने अगर कहा मुझे अभी कितने उपयोग है, तो मैं कैसे लगाऊंगी, मैंने कहा कि केवल ही भगवान को कितने उपयोग है, तो कैसे लगाऊंगी, चींटी को कितने उपयोग है, तो ये भी हमें बताना आना चाहिए। इसलिए हम सभी जीवों के उपयोग लगाएंगे कल। ओके, हम्म। कल नॉर्मल कक्षा रहेगी 3 से 4। अभी जिनवानी स्तुति करते हैं, फिर किसी को अगर डाउट है इसमें तो प्लीज पूछना। निज निधि निज विवेकता, यह अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काय उत्सर्ग करेंगे।